मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम भूगोल में करेंगे भारत का आकार और स्थिति। तो सबसे पहले हमारे से क्या पूछा जाता है, प्रश्न हमारा ये बनता है कि भारत कहाँ स्थित है, विश्व के अंदर भारत की स्थिति क्या है। तो इसमें 2 या 3 बातें पूछी जाती है। पहला तो हमारे से पूछा जाएगा अक्षांशीय दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है, या फिर पूछा जाता है देशांतरीय दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, या फिर ये पूछा जाएगा देशांतर रेखा किसे कहते हैं, या फिर हमारे से लंबाई और चौड़ाई भी पूछ ली जाती है कभी कभी। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम भारत की स्थिति को देखेंगे कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है। इसको हम 2 प्रकार से देखेंगे। पहला जो हमारा है वो रहेगा विश्व में भारत कहाँ स्थित है। दूसरा है वो हमारा रहेगा महाद्वीप, भारत है वो कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो विश्व के अंदर कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है, महाद्वीप की बात हम बाद में करेंगे, विश्व की बात कर लेते हैं। विश्व में अगर हम भारत की स्थिति को जानेंगे तो उससे पहले हमें 2 बातों का अध्ययन करना होगा। पहली होगी हमारी देशांतर रेखाएं, ये आपने नाम सुना होगा, आप चैप्टर में देख लेना, देशांतर रेखाएं। दूसरा है अक्षांश रेखाएं। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के अंदर अक्षांश रेखाएं क्या होती है, इनको जानेंगे, ये हमारे क्या काम आती है या इनका क्या महत्व है विश्व के भूगोल में जब हम इनको पढ़ते हैं। तो आपने नाम सुना होगा ग्लोब, या आपने देखा होगा ग्लोब। ग्लोब एक ऐसा प्रतिरूप है धरातल का जिसके ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं, वो खींची जाती है और विश्व का जो मैप है वो प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ग्लोब को बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। ये हमारा ग्लोब है, इसके मध्य से जो एक रेखा खींची जाती है इसे बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इसका जो दूसरा नाम है वो है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये विश्व को 2 भागों में बांटती है। 2 भाग ऐसे हो गए, ये धरातल के या विश्व के मध्य से गुजरती है, ये काल्पनिक रेखा है, यानी ये खुदाई नहीं की गई है किसी औजार के माध्यम से, ये काल्पनिक रेखा है, ये मानी गई रेखा है। तो इसमें जो भूमध्य रेखा से ऊपरी पार्ट है उसको बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा के नीचे का जो पार्ट रह गया इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। अब हमारी बात आती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो हमारा ये है, ये पॉइंट है आपका लास्ट उत्तर में, इसको बोलेंगे हम उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव। और इस बिंदु को बोलेंगे हम दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखो जो उत्तर में पड़ता है उत्तरी गोलार्ध, जो दक्षिण में है जो दक्षिणी गोलार्ध, इसके बाद में हमारी बात आती है अक्षांश रेखाएं टोटल है कितनी, या फिर इनकी परिभाषाएं पूछी जाती है, यानी अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो आप इनको साथ के साथ लिख लीजिए, भूमध्य रेखा के भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं
काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाती है या वो समान रहती है। इसके बाद में अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा है भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा, यानी मानी गई रेखाएं हैं ये, काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं, रेखाएं जो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। जो इनके बीच की दूरी होती है, जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है, ये 3 डिग्री है। वैसे आपको यहाँ इतनी ऊपर तक नीचे तक नहीं जाएगी। तो जो इनकी मध्य की दूरी है, यानी मध्य दूरी कितनी रहती है इनकी, मध्य दूरी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के मध्य दूरी कितनी रहती है, यानी ये दूरी कितनी है, तो ये आपकी औसतन दूरी रहती है 111 किलोमीटर। कितनी रहती है? 111 किलोमीटर। इनकी संख्या है 179, इनकी मध्य दूरी रहती है वो 111 किलोमीटर रहती है। और अब हम देखेंगे इसका महत्व क्या है, हमारे लिए क्या काम आती है, हम इनके लिए किस तरह से उपयोग में लेते हैं। तो पहला आएगा दूरी ज्ञात करने के लिए अक्षांश रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, मानी गई रेखाएं हैं, ये हमारे जो विश्व का जो मैप है, मानचित्र है, उसकी दूरी निर्धारित करने के लिए या दूरी ज्ञात करने के लिए मानी गई है। दूसरा है पहला मेथड, दूसरा इसमें आएगा कटिबंधों का क्या काम आती है, कटिबंधों का निर्धारण, कटिबंधों का निर्धारण करने के लिए काम आती है।